जय हिंद साथियों। तो साथियों DSSB एग्जाम की तैयारी हम आपको करा रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम देखने वाले हैं टॉप 15 इंपोर्टेंट प्रश्न। तो जो भी साथी DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपने प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं और देखें कि आप इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट टाइप करके जरूर बताएं कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। और जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये जो आपके 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें से एक शब्द ऐसा जिसकी वर्तनी शुद्ध है, उस शब्द की हमें पहचान करनी है। तो अमावस्या किस तरीके से लिखा जाता है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमावस्या इस तरीके से लिखा जाता है। इसमें क्या गलती है, अमावस्या लिखा हुआ है जो कि गलत है। अमावस्या में ये वाला से नहीं बनता है, बड़ा से, ये भी गलत है। और अमावस्या ये तो गलत ही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मतलब ये जो मुहावरा लिखा हुआ गले का हार होना, इसका अर्थ हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, एक बात पर स्थिर न रहना, धन देकर काम करवाना, निश्चिंत रहना या फिर अत्यंत प्रिय होना। तो गले का हार होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है, किसके लिए यह यूज किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत प्रिय होना। गले का हार होने का मतलब है अत्यंत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। कल्पित दिया हुआ है, तो कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? कृत्रिम, अनभिप्रेत, कर्मणीय या फिर यथार्थ। तो कल्पित का मतलब होता है सिर्फ कल्पना करना, और कल्पना करने का अपोजिट वर्ड क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा? वो होगा आपका कर्मणीय, यानी कि कर्म करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल्पित का विलोम शब्द होगा कर्मणीय। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो सरल वाक्य हमें बताना है, इन चारों वाक्यों में से कौन सा सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है इसलिए वह राष्ट्रभक्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। सी देखेंगे, वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। या ऑप्शन नंबर डी है, जब व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है तो वह सच्चा राष्ट्रभक्त कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम पहचान किस तरीके से करेंगे कि सरल वाक्य कौन सा है और संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य जो होगा वो 2 वाक्यों के मेल से बना हुआ होगा, और दोनों वाक्य अपने आप में कैसे होंगे, पूरे होंगे। जैसे ऑप्शन नंबर 1 है, जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है, पहला वाक्य पूरा हो गया। दूसरा वाक्य चालू होता है कि इसलिए वह राष्ट्रभक्त कहलाता है। अब सी में देखेंगे, वह व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। यहां पर हमारा एक वाक्य पूरा हो गया है, दूसरा चालू हो रहा है, जो राष्ट्र के लिए मर मिटे। ठीक है, इसी प्रकार से डी में है, लेकिन बी ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं है जिसमें 2 वाक्य एक जगह मिले हुए हों। देखते हैं एक बार, राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला, यहां तो कोई वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, यहीं पर आकर पूरा हो रहा है, तो यही हमारा सरल वाक्य है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिए गए शब्दों का सही तत्सम तद्भव ज्ञात कीजिए। जो इन युग्मों में से तत्सम तद्भव सही है उसकी हमें पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, धृष्ट डीठ, कट कंठ, चतवाल चावल, ऊर्ण और। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा साथियों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धृष्ट का मतलब ढीठ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कट कंठ गलत है, चतवाला चावल ये भी गलत है क्योंकि तंडुला माने चावल होता है, ऊर्ण और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आज की क्लास का। दिए गए वाक्य पक्का पक्ष ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी चली गई है, इस वाक्य का हमें पक्ष ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, सातत्य बोधक है, पूर्ण पक्ष है, नित्य पक्ष है या फिर आवृत्ति सूचक है। कि मतलब जिस वाक्य में किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो वह होता है आवृत्ति सूचक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों, रेलगाड़ी चली गई है, यानी कि कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो यह है पूर्ण पक्ष। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वो सर्वनाम जो आपस में संबंध प्रकट कर रहा है 2 शब्दों का, उसको हमें पता लगाना है।
अब सेंटेंस देख लेते हैं क्या है, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। तो इसमें जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो उनकी हमें पहचान करनी है, बच्चे या फिर जो, वही हो या फिर कहानी सच। तो बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, ये दोनों शब्द जो है आपस में इस पूरे सेंटेंस को, पूरे वाक्य को जोड़ रहे हैं, यानी संबंध बना रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वही जो, ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित विराम चिन्हों में से कौन सा विवरण चिन्ह है? ये जो 4 चिन्ह आपको दिए हुए हैं इनमें से विवरण चिन्ह की हमें पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा चिन्ह विवरण के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। इसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं, इसके बाद में किसी भी चीज का विवरण दिया जाता है। अगर अगले वाले चिन्ह की बात करें, ये जो लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमाज, और हिंदी में इनको बोलेंगे उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह इनको बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो ये वाला कोई चिन्ह नहीं होता, सिंपल एक होता कोमा, और जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अल्प विराम। और ये वाला डॉट डॉट डॉट, इसको, ये भी हमारा विवरण चिन्ह नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। आरसी, तो इसका सही शब्द युग्म हमें ज्ञात करना है। वेद संबंधी, आईना, छिपाना, पर्दा, आईना, छिपाना, पर्दा या फिर वेद संबंधी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वेद संबंधी यानी कि आईना, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं आज की क्लास का। निम्नलिखित वाक्य में से परिणामवाचक विशेषण ज्ञात कीजिए। मुझे सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा चाहिए। इस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण कौन सा है उसकी हमें पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, सूट के लिए 4 मीटर या फिर कपड़ा। तो परिणामवाचक विशेषण है इसमें 4 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं आज की क्लास का हमारा। प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में इन चारों में से कौन सा विराम चिन्ह हम लगा सकते हैं? तो रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, यहां पर हमें अल्प विराम की जरूरत हो रही है, तो यहां पर लग जाएगा कोमा यानी कि अल्प विराम। रामू जो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, थोड़ा रुकेंगे, कल उसकी टांग टूट गई। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं आज की क्लास का। प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए। ए रमेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? दोबारा बोल के देखेंगे इसको, ए रमेश यहां आओ, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण, कर्ता, संबोधन या फिर करण। तो उसको बुलाया जा रहा है यानी कि संबोधित किया जा रहा है, तो यहां पर होगा हमारा संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं आज की क्लास का। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। रक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? लहू, यामा, तिरियामा या फिर अवधेश। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बहुत ही सरल आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मतलब वही है कि इस मुहावरे का पांव में बेड़ी पड़ना, इसका सही अर्थ क्या होगा उसकी हमें पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, नियंत्रण में होना, धन की अच्छी प्राप्ति होना, काम में बुरी तरह जुटे रहना या दिन रात परिश्रम करना। तो पांव में बेड़ी पड़ना, इसका मतलब होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण में होना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मतलब अगर किसी के पांव में बेड़ी है तो वो आपके नियंत्रण में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15 और आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है ये। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। ये वाक्य लिखा हुआ है, तो निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य हमें ज्ञात करना है। और संयुक्त वाक्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है, जिसमें 2 वाक्य आपस में मिला दिए जाते हैं उसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य, और वो दोनों वाक्य आपस में पूर्ण वाक्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, यदि वह बोलता तो वह चला जाता, उसने बोला और वह चला गया, उसके बोलने से वह चला गया, जैसे ही उसने बोला वैसे ही वह चला गया। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य निकल कर आ रहा है वो आ रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी कि उसने बोला, पूरा वाक्य खत्म हो गया यहां पर, और वह चला गया, ये हो गया हमारा दूसरा वाक्य। और ये और से जुड़े हुए हैं दोनों वाक्य,
तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपके DSSB एग्जाम में आपके जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं वो 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 प्रश्न आपके वोकैब्युलरी से आते हैं जो मैंने आपको कराए हैं, और 5 प्रश्न आपके आते हैं अपठित गद्यांश से। वो मैं आपको किसी अलग क्लास में अपठित गद्यांश करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जो भी साथी अंत तक रुक रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।